हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम हर रोज 5 बजे लाइव आकर के काव्य शास्त्र पर बहुत व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करते हैं। रस संप्रदाय पर हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर चुके हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी ने काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय पर वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के रस संप्रदाय की वीडियो जो है वो देख सकता है, क्योंकि रस संप्रदाय से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में मतलब पूरी संभावना रहती है कि वहां से 2 या 3 प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है। और अब हम जो काव्य शास्त्र का दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, उस पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को आज हमारा चौथा दिन है। ठीक है। और जैसे ही ये संप्रदाय समाप्त हो जाएगा तो उससे अगला संप्रदाय जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और लगातार जो है वो आपकी कक्षाएं जो है वो काव्य शास्त्र पर होती रहेंगी और एचएड तक आप अपना पूरा काव्य शास्त्र जो है वो बहुत अच्छी तरह से समाप्त कर चुके होंगे और बहुत सारी नई जानकारियां आपको मिल चुकी होंगी। ठीक है। तो आज जल्दी जल्दी आ जाइए और लाइव कक्षा में आने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज की कक्षा को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहां तक हम चर्चा कर चुके थे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, किस आचार्य ने अलंकारों पर क्या कहा है। बहुत व्याख्यात्मक रूप से हर बात मैं आपको समझा चुकी हूँ और आज हम जो अलंकार आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो अलंकार है वो कौन सा है आपका? अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको कल बताया था कि 3 प्रकार के अलंकार जो है वो माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है। और जो अनुप्रास अलंकार है वो कौन से अलंकार में आता है? वो शब्दालंकार में आता है। यानी शब्दालंकार का क्या अर्थ है कि जब शब्दों के बदलने से उनका चमत्कार समाप्त हो जाता है, यानी कि जहां जो चमत्कार है वो कहाँ जो है वो स्थापित रहता है, जब चमत्कार जो है उस शब्द के अंदर ही रहता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? वो शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये इसी प्रकार के शब्दालंकार है। जब इनके पर्यायवाची उनके स्थान पर, उन शब्दों के स्थान पर रख दिए जाते हैं तो उन अलंकारों की जो चमत्कारिकता है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको शब्दालंकार कहा जाता है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार का आपको पता ही होगा कि अनुप्रास के अंदर क्या है, वर्णों की आवृत्ति बार बार जब होती है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और ये 5 भेद जो है वो अनुप्रास अलंकार के माने जाते हैं और आपके पाठ्यक्रम में ये पांचों ही भेद दिए हुए हैं। तो आपको जो है वो अनुप्रास अलंकार को बहुत गहराई से समझना होगा, उसके बारे में आपकी समझ होगी, तभी आप बता पाएंगे कि लाटानुप्रास कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास कौन सा है, अंत्यानुप्रास कौन सा है, वृत्त्या कौन सा है ना? तो इस तरह से आप सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होती है? अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना क्या है? आवृत्ति है। मतलब एक ही वर्ण जब लगातार जो है वो कई बार प्रयुक्त होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। यानी वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है। वर्ण कहने से स्वर और व्यंजन दोनों का बोध होता है, किंतु व्यंजनों की आवृत्ति में यह आवश्यक नहीं है कि उनसे जुड़े हुए स्वर भी बराबर मिले। देखिए, ये पंक्ति आपके पेपर में यूं की यूं आ सकती है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए, ये क्या कहता है कि वर्ण कहने से स्वर और व्यंजन दोनों का बोध होता है। ठीक है। जब हम वर्ण कह रहे हैं तो हम मतलब स्वर की भी बात हो रही है, यहाँ पर व्यंजन की भी बात हो रही है, लेकिन व्यंजनों की आवृत्ति में यह आवश्यक नहीं कि उनसे जुड़े हुए स्वर भी बराबर
मिले। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अनुप्रास क्या है? स्वर का सम्मेलन जहां चाहे होए ना होए, कि चाहे स्वर का सम्मेलन हो ना हो, जैसे किंकिन कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, यानी कि इसके अंदर जो नीचे जो केवल और केवल किसका महत्व है, यहाँ पर व्यंजन जो मिल रहे हैं, कै और मात्राएं, यानी जो मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। मात्राएं चाहे आ की लगी है, ई की लगी है, ऊ की लगी है, उसका कोई महत्व नहीं है। केवल और केवल हमें क्या देखना होता है कि वर्ण में व्यंजन की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, ये बात हमें यहाँ समझनी होती है। ठीक है, स्वर का सम्मेलन जहां चाहे होए ना होए, व्यंजन की समता मिले अनुप्रास है सोए। देखिए ये जो है एक ट्रिक सी बनाई हुई है कि स्वर का सम्मेलन चाहे हो ना हो, लेकिन क्या हो? व्यंजन की समता होनी चाहिए। अभी मैंने जो आपको उदाहरण दिया है ना, तरनी तनुजा तमाल तट तरुवर बहु छाए। अब तरनी तनुजा है ना, तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ केवल व्यंजन की समता पर जो है ये सारा जो है चमत्कार निर्भर है। स्वर आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण के लिए मुदित, देखो इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसमें नहीं लगी हुई है ना, तो वो कह रहे हैं इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, इसमें नहीं लगी हुई, इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर वही बात जो मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रही हूं कि व्यंजन की समता जरूरी है, स्वर की समता हो या ना हो। ठीक है, आगे देखिए, स्वर उदाहरण के लिए क्या है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है, वृत्यानुप्रास। ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे है। देखिए इस ये जो चौपाई है, इसके पूर्वार्ध में मैं की और उत्तरार्ध में से की तीन बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इनमें स्वरों का मेल नहीं है और कहीं कहीं स्वर मिल भी जाते हैं, यानी स्वर मिल भी जाते हैं और स्वर नहीं भी मिलते। ठीक है, दोनों ही बातें होती है, लेकिन अनिवार्यता किसके मिलने की है? केवल और केवल व्यंजनों के मिलने की अनिवार्यता है, स्वरों के मिलने की अनिवार्यता नहीं है। कहीं मिल भी सकते हैं और कहीं नहीं भी मिल सकते। मेरी बात मुझे लग रहा है समझ में आ रही होगी। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि जो मैं बता रही हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। एक बार जरूर कमेंट करें। देखिए ये बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अनुप्रास का दूसरा उदाहरण, उदाहरण के लिए सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी। देखिए यहाँ पर स्वर मिल रहे हैं, तो क्या कहा था कि स्वर मिल भी सकते हैं और स्वर नहीं भी मिल सकते। तो स्वर नहीं मिलने का उदाहरण जो है वो आपको ये दिया गया था। देखिए यहाँ पर स्वरों का मेल नहीं हो रहा था, ऊ, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ऊ, है ना, यहाँ स्वर मिल नहीं रहे हैं, लेकिन स्वरों का मेल कहाँ हो रहा है? यहाँ स्वरों का मेल हो रहा है, सुख सुजस सुलभ। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है? व्यंजनों के मिलने की अनिवार्यता है, स्वर चाहे मिले या ना मिले। ठीक है, इसमें से की आवृत्ति 5 बार हुई है, पर स्वरों का मेल सुख सुजस सुलभ केवल 3 बार हुआ है। ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बात नई है। हमने केवल इतना ही पढ़ा हुआ है कि जो अनुप्रास है उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, और ये एक गहरी बात है, और एचटेट के पेपर में इसी तरह की गहरी बातें पूछी जाती हैं। यानी आपसे जो है वो पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें जो है वो वर्णों की आवृत्ति जरूरी नहीं होती, स्वरों की आवृत्ति जो है वो अनिवार्य होती है, और पूछ लिया जाएगा कि संगत बताइए। तो यहाँ पर जो है वो आप उलझ सकते हैं। तो यहाँ उलझने से आपको बचना है। आपको पूरी तरह से मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा
कि केवल और केवल किसकी आवृत्ति होनी जरूरी है, अनिवार्य है, व्यंजनों की, स्वरों की आवृत्ति मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अनुप्रास दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया था कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। अनुप्रास के 5 जो है वो प्रकार होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो 5 प्रकार जो है वो 2 तरह से बटे हुए हैं। एक तो क्या क्या है, वर्णानुप्रास है, और एक शब्दानुप्रास है। एक शब्द के अनुसार जो है वो आवृत्ति हो रही है, और दूसरी कौन सी हो रही है, दूसरे में वर्ण के अनुसार आवृत्ति हो रही है। जो 4 है वो वर्णानुप्रास है, और एक क्या है, शब्दानुप्रास है। आपको पता लग ही गया होगा कि जो 4 हैं, जैसे श्रुतानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और वृत्त्यानुप्रास है, ये सारे के सारे क्या है, छेकानुप्रास है। तो ये क्या है, ये वर्णानुप्रास है, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। और जो लाटानुप्रास है वो शब्दानुप्रास है, क्योंकि इसमें एक जो शब्द है उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, आई बात समझ में ना। निशा शर्मा, मैम यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, मतलब निशा जी स्वागत है आपका, ज्ञान जी आपका भी स्वागत है। मेरा प्रयास ये रहता है बेटा कि मैं हर चीज को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करती हूँ, और मुझे लगता है कि यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे और काव्य शास्त्र को मेरे से पढ़ते रहे, तो काव्य शास्त्र में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। और ये काव्य शास्त्र ही जो है वो आपको अपनी मंजिल को दिलवाने में पूरी सहायता करेगा, क्योंकि काव्य शास्त्र एक बहुत कठिन विषय माना जाता है और विद्यार्थी यहाँ मार खाते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, काव्य शास्त्र आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि कहीं से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, निरर्थक वर्णों की आवृत्ति में वर्णानुप्रास होता है, और सार्थक वर्णों की आवृत्ति में क्या होता है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास होता है। निरर्थक वर्णों की आवृत्ति में वर्णानुप्रास होता है, सार्थक वर्णों की आवृत्ति में छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होता है। यहां ये शायद गलत दिया हुआ, देखिए वर्णों की आवृत्ति में क्या होता है, इसको छोड़ दीजिए, निरर्थक वर्णों की आवृत्ति में या सार्थक वर्णों की आवृत्ति में छेकानुप्रास, तृतीयानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास क्या है, ये वर्णानुप्रास है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, छेकानुप्रास क्या होता है। देखिए, छेकानुप्रास, छेक का मतलब होता है चतुर। ठीक है, ये चतुर लोगों का उपन्यास माना जाता है। छेकानुप्रास क्या है, जब एक वर्ण अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति मात्र 2 बार हो तब छेकानुप्रास होता है। मतलब अनेक वर्ण नहीं, मतलब जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार हो तब कौन सा होता है, छेकानुप्रास होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, केवल 2 बार जब आवृत्ति होगी किसी वर्ण की तो वहां छेकानुप्रास होगा। ठीक है, छेका 2 बार आवृत्ति होगी। ठीक है, जैसे कि प्रिया प्राण सुत, पै और पै 2 बार आ रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। देखिए, वचन विनित, ठीक है, 2 बार आ रहा है तो छेकानुप्रास है। मन मुग्ध 2 बार आ रहा है तो छेकानुप्रास है। ठीक है, सरोज सरोवर 2 बार आ रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी बात। ज्ञानचंद जी, मैं हर रोज ही क्लास ले रही हूँ, शायद आप चूक गए हैं। कोई बात नहीं, आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं काव्य शास्त्र की, और रस वाली तो प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। रस संप्रदाय जो है उसमें साधारणीकरण, रस निष्पत्ति और भाव विभाव अनुभाव, उन पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है। आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस को जरूर सुनिए, वहां से रस संप्रदाय से कोई भी प्रश्न आ गया और आपने उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया, तो कोई भी प्रश्न जो है वो आपका गलत नहीं हो सकता, इतना मैं दावा कर सकती हूँ। ठीक है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। केवल 2 बार जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, छेकानुप्रास, रसवती, रसना, ठीक है, करके, कही, 2 बार है ना, कै और हाँ कैथ है, और कै और थ, ये भी 2 बार आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। ठीक है, इस करुणा कलित, इसको इकट्ठा मिला दिया गया है, वैसे ये अलग अलग है। विकल रागनी बजती है। ठीक है, तो इस तरह से जहां 2 आते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास। अब श्रुतानुप्रास देखिए, श्रुत्या का क्या मतलब होता है? श्रुति, श्रुति का मतलब होता है कान। ठीक है, जब कोई भी, वैसे तो ये सारे अनुप्रास अलंकार क्या हैं? वो सारे वर्णों से संबंधित है। मतलब जब हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं, वहां वर्ण की आवृत्ति जो है वो हमारे जो मुखांग हैं उनके माध्यम से हो रही है। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, देखिए, जब बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होगा। मतलब कि जहां वर्ण जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो एक ही उच्चारण स्थल के जो वर्ण हैं, जब वो हमें किसी जगह पर दिखाई देते हैं, जब उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इस बात को आप समझिए। ठीक है, जैसे ते, दे, 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 धे, धे, ठीक है, न, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं कहां से निकले हैं? ते, थे, दे, धे, न, ये सारे क्या हैं? ये दंते हैं। ठीक है, सारे के सारे कौन से उच्चारण स्थल से आए हैं? ये दंत्य उच्चारण स्थल से आए हैं। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया होगा। यहाँ कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास। देखिए, दे, धे, न और ध वर्णों की आवृत्ति है, और ये सारे क्या हैं? ये दंत्य उच्चारण स्थल, जो स्पर्शी व्यंजन है, कौन सा है? ये दंत्य है। ठीक है, वहां से ये सारे उच्चारण आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या है? जब एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक 2 बार अगर आ जाता है तो वह छेकानुप्रास है। इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, जहां कोई वर्ण 2 बार प्रयुक्त हो गया तो वहां कौन सा अलंकार है? वो छेकानुप्रास है। ठीक है, और जब कोई वर्ण 3 बार या 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त हो गया तो वहां कौन सा अलंकार है? वो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आई बात समझ में? 3 बार कंकन, किंकिन अगर आ जाता है तो वहां कौन सा है? छेकानुप्रास अलंकार है। तरनी, तनुजा, तमाल, तट, तरवर, बहुछाई, तो यहां कौन सा अलंकार है? यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आ गई बात समझ में? बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उसको कहा जाता है वृत्त्यानुप्रास। और वृत्ति, वृत्ति का अर्थ इसके अंदर क्या है? वृत्ति का अर्थ इसमें है कि इसके अंदर जो वर्ण है वो भी रस की वृत्ति के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि यदि जो कवि है वो माधुर्य गुण का प्रवाह करना चाहता है तो वो माधुर्य गुण से युक्त जो वर्ण है उनका प्रयोग करेगा। माधुर्य गुण में आपको पता ही है कि जो नासिक के जो ध्वनियां हैं या जो कोमल ध्वनियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है ना। अगर वो ओज गुण को प्रवाहित करना चाहता है, ओज गुण समाहित अपनी रचना में करना चाहता है, तो वो कैसे वर्णों का प्रयोग करेगा? वो कर्कश कठोर वर्णों का प्रयोग करेगा, जैसे डे, टे, इस तरह है, इस तरह के वर्णों का प्रयोग करेगा, है ना। तो वृत्ति, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्ति के अनुसार जब जो है वर्णों का प्रयोग हो तो उसको क्या कहा जाएगा? वृत्त्यानुप्रास कहा जाएगा। और इसमें 2 से ज्यादा बार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वो क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंदर क्या है?
सत्य, स्नेह, शील, सुख, सागर। देखिए कितनी बार, 5 बार एक ही वर्ण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। निपट, नीरव, नंद, निकेत, यहां पर भी 4 बार जो है वो एक ही वर्ण प्रयुक्त हुआ है। मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में आ गई होगी। 6 का अनुप्रास क्या है? एक ही वर्ण 2 बार प्रयुक्त हो रहा है। देख लीजिए वहां पर, तो वहां 6 का अनुप्रास है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनेगा, पक्का बनेगा। और शुद्धानुप्रास क्या है? जब वर्ण जो है उच्चारण स्थल के अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं। एक ही उच्चारण स्थल से जब जब बार बार वर्ण प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहां कौन सा अलंकार है? वहां शुद्धानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहाँ है? जब 2 से अधिक बार, 3, 4, 5 बार इस तरह जो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां कौन सा अलंकार है? वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आ गई बात समझ में? 3 तो आ गए होंगे समझ में। आगे देखिए, अंत्या अनुप्रास। अंत्या का मतलब क्या हो गया? अंत में। ठीक है, अंत्या का अर्थ क्या हुआ? अंत में। ठीक है, देखिए अंत्यानुप्रास जहां पद्य के चरणों के अंतिम व्यंजन उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिले तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। इसे क्या कहा जाता है? तुक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तुक भी कहा जाता है। आई बात समझ में कि जो अंत्यानुप्रास है उसकी क्या विशेषता होती है? ये इसी तरह से प्रश्न बनेंगे बेटा। आपसे पूछा जा सकता है कि अंत्यानुप्रास में क्या तुकबंदी भी होती है, यानी अंत्यानुप्रास में तुकबंदी नहीं होती। इस तरह उल्टा बना करके, सीधा बना करके, संगत असंगत में किसी भी तरह से आपको उलझा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो अंत्यानुप्रास है उसमें अंत में तुकबंदी होती है। चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। और जैसे कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। और जैसे बिहारी दास का एक दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरि दुति होई। तो सोई होई जो अंत के वर्ण हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार है? वहां अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसको तुकबंदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, है चटुकार, चाटुकारी में चतुरता, कुशलता छल छद्म में, पांडित्य पर निंदा विषय में, शूरता है सच में अंत में मिल रहे हैं। ठीक है, बस मौन में गंभीरता है, बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में जो है वो 4 बार अंत में जो है वो तुकबंदी हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? थम्स अप करके मुझे आप बताइए यदि आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो। और यदि नहीं भी आ रही है, कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट करके आप तुरंत मेरे से पूछ सकते हैं। जितना मेरे से होगा मैं आपका जो है वो संशय दूर करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, आगे देखिए जी, लाटानुप्रास। जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है किंतु तात्पर्य अथवा अन्वय में भेद होता है। अन्वय का क्या मतलब होता है? तोड़ना। मतलब जब हम उसको तोड़ करके देखते हैं, उसका अन्वय करके देखते हैं, तो जो है अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तब वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखिए लाटानुप्रास लाट देश का जो है ये अलंकार माना जाता है। लाट किसको कहा जाता है? जो आधुनिक गुजरात है। ठीक है, आधुनिक गुजरात को लाट देश कहा जा सकता है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि लाट देश आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है, इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं। लेकिन लाट देश क्या है? लाट देश आधुनिक गुजरात को कहा जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो गुजरात के जो रसिक थे उनका ये प्रिय अलंकार था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? लाटानुप्रास इसका नाम रखा गया। ठीक है, शब्द अर्थ आवृत्ति को होए एक समभास,
तात्पर्य दूजो रहे सो लाटानुप्रास। मतलब कि शब्दों और अर्थों की आवृत्ति तो एक समान जो है वो हमें जो है वो आभासित होती है। हमें पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, है ना। शब्दों की जो आवृत्ति है वो तो एक समान हमें आभासित हो रही है, लेकिन जब उसका अन्वय करते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो दूसरा अर्थ वहां पर निकलता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको शब्दानुप्रास कहा जाता है। और वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास, अनुप्रास के इस तरह से भेद करने वाले कौन है? मम्मट ने इस तरह से इसका भेद किया है। मम्मट ने अनुप्रासों को दो भागों में बांट दिया, वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास। यानी कि जो श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, छेकानुप्रास है, और एक कौन सा रह गया आपका? श्रुत जो है। ये चार जो अनुप्रास हैं वो तो क्या है? वो आपके वर्णानुप्रास हैं, और एक लाटानुप्रास है, वो क्या है? आपका शब्दानुप्रास है। ठीक है। तात्पर्य दूजो रहे, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। देखिए, लाटानुप्रास का उदाहरण क्या है? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ठीक है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। इन दोनों का जब हम अन्वय करते हैं तो अलग अर्थ निकलता है कि मांगी नाव न केवट आना, कि जो केवट है उसने जो है वो नाव मांग ली, न केवट आना, वो आना नहीं चाहता। मांगी नाव न, मांगी नाव नहीं मांगी, यहाँ नाव मांगी जा रही है, यहाँ नाव नहीं मांगी जा रही। दोनों में जो है वो अलग अलग अर्थ निकल रहा है। यानी अन्वय करने पर जो तात्पर्य है वो अलग निकलता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम कहते हैं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वहां पर भी कौन सा अनुप्रास है? वहां लाटानुप्रास है, क्योंकि जब हम उसका अन्वय करते हैं तो मतलब एक कोमा लगाने से ही जो है वो अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, यमक अलंकार। ठीक है, यमक, ये भी क्या है आपका? अनुप्रास के बारे में एक दो बातें और जान लेते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार का सबसे पहले विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? भामह। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का सबसे पहले विवेचन करने वाले कौन है? भामह है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो आचार्य भरत मुनि है उन्होंने केवल और केवल चार अलंकारों का जिक्र किया था, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ठीक है, और उसके पश्चात कौन से आचार्य आए थे? भामह आए थे। और भामह कैसे आचार्य थे? अलंकारवादी आचार्य थे। तो अनुप्रास का प्रथम विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य भामह है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आ सकता है कि अलंकार उसका प्रथम विवेचन करने वाले भरत मुनि थे, इस तरह आपको उलझाया जा सकता है, लेकिन वो कौन थे? वो केवल भामह थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक दो बातें और बनती हैं यहाँ से, जैसे कि जो हाँ, एक तो है अप्पे दीक्षित, जिन्होंने क्या लिखा था? कुवलयानंद, अप्पे दीक्षित। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? कुवलयानंद। और दूसरे आपके आचार्य कौन से हैं? दूसरे आपके आचार्य हैं जगन्नाथ। दूसरे कौन से आचार्य हैं? दूसरे हैं जगन्नाथ, जिन्होंने क्या लिखा था? रस गंगाधर। ठीक है, जगन्नाथ का समय है 17वीं शताब्दी, अप्पे का है 16वीं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अप्पे दीक्षित और जो जगन्नाथ हैं उन्होंने अनुप्रास को अपने जो ग्रंथ है उनमें जगह नहीं दी। यानी कि उन्होंने अनुप्रास का कोई जिक्र नहीं किया है। किसने? अप्पे दीक्षित ने और रस गंगाधर ने। आपको पता ही है कि अप्पे दीक्षित ने अलंकारों की संख्या 124 मानी है और रस गंगाधर ने अलंकारों की संख्या 71 मानी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, यमक अलंकार पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यमक का अर्थ है, यमक का जो है वो प्रथम विवेचन कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, प्रथम विवेचन कहाँ मिलता है यमक का?
नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र में ये वाचिक अभिनय के प्रसंग में इसका जिक्र मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यमक का अर्थ क्या है? देखिए, यमक का अर्थ है युग्म, ठीक है, जोड़ा, दो, सहचर शब्द, ठीक है। इसलिए इस अलंकार में एक ही आकार वाले वर्ण समूहों अथवा शब्दों का श्रवण कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। मतलब यमक की क्या विशेषता है? देखिए, यमक और श्लेष, इसमें बच्चे जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें यमक है या श्लेष है। देखिए, यमक की विशेषता क्या होती है कि इसमें अनिवार्यता ये होती है कि एक ही ज्योति देशवाल, क्या कह रहे हैं बेटा, देखना इसको। ज्योति जी नमस्कार बेटा। तो इसमें अभी हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि यमक और श्लेष में क्या भेद है। देखिए, यमक में, श्लेष के अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि शब्द एक ही है और संदर्भानुसार उससे अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, किंतु यमक में अनिवार्यता है कि एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होना अति आवश्यक है। जहां एक के कई अर्थ निकल रहे हैं वहां कभी भी यमक नहीं हो सकता। इस बात की आप गांठ बांध लीजिए, है ना। और जहां 2 या 3 शब्द आपको सेम मिल रहे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं, और जब हम उनका अर्थ करते हैं तो अनेक अर्थ वहां निकल रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां यमक अलंकार होता है। ज्योति जी कह रही है मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, धन्यवाद बेटा। आपके जो प्रेरणा भरे शब्द हैं वो भी वही मुझे बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, धन्यवाद, ठीक है। देखिए, एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक बार आने पर और अर्थ में भिन्नता होने पर ही यमक अलंकार होता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। देखिए, यमक का उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। किसकी पंक्तियां हैं? ये भूषण की पंक्तियां हैं। भूषण क्या है? रीति काल में वीर रस में कविता करने वाले निराले कवि हैं। और एक दो चीजें और मुझे यहाँ से ध्यान में आ रही हैं, प्रश्न बन सकता है कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, इन्हें क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र भूषण को कहते हैं विलक्षण प्रतिभा का कवि। विलक्षण प्रतिभा का धनी। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो भूषण को विलक्षण प्रतिभा का धनी कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको क्या कहते हैं? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। नोट कर लीजिएगा इन चीजों को, क्योंकि जब मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजूंगी तो उसमें शायद ये चीजें ना हो, क्योंकि यहाँ मतलब इस तरह से यहाँ मिट जाती हैं चीजें। तो और ये आप यहाँ से प्रश्न बन सकता है बेटा, जैसे जैसे मुझे चीजें नई ध्यान में आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप जब मेरे लेक्चर में बैठे तो एक कॉपी भी साथ लेकर के बैठा करें, क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ कि ईश्वर की ही कोई प्रतिभा है कि जैसे मैं यहाँ आपको कोई भी प्रश्न बता रही हूँ, जैसे मैं व्याख्या कर रही हूँ चीजों की, तो वो प्रश्न यूं के यूं उठ के आपके एचटेट के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी कॉपी लेकर के बैठिएगा, जैसे ही जो चीज मेरे मुख से निसृत हो रही हैं, ठीक है, उनका आप भरपूर मतलब कि फायदा उठाइएगा। हो सकता है आपके पेपर में ज्यों की त्यों आपको ये पंक्तियां देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो भूषण, डॉक्टर नगेंद्र तो क्या कहते हैं भूषण को? विलक्षण प्रतिभा का धनी। संदर्भानुसार चीजें याद आ रही हैं तो मैं आपको बता रही हूं। और रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जो है वो भूषण को क्या कहते हैं? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। हिंदू जाति का, पूछा जा सकता है आपसे कि जो शुक्ल हैं, मतलब भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, इस तरह से जो है ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इन चीजों को नोट कर लिया कीजिए साथ साथ, जो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहां बेर का तो मतलब क्या है, बार। ठीक है, यहां बेर का मतलब क्या है, बार है। और 3 बेर, यहां बेर जो है वो एक फल है, बेर नाम का एक फल है। ठीक है, यहां पर जो युद्ध हुआ था, मुझे अभी वो प्रसंग याद नहीं आ रहा, उन रानियों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, जो कंदराओं में, गुफाओं की कंदराओं में जाकर छिप गई थी युद्ध से डर करके, यानी कि शत्रु से डर करके। तो उन रानियों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। कहाँ, तो वो 3 बार जो है वो 56 भोग जो है उनका पान किया करती थी, उनका जो है वो भोग किया करती थी। और आज ऐसी स्थिति हो गई है, केवल 3 बेर खा करके उनको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। एक और है, जैसे नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, है ना, कि कहाँ, तो वो नगों को जड़ा करती थी, मतलब बहुत सुंदर सुंदर आभूषण वो पहनती थी। ये बेटा जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो आपको रात को 8 बजे लाइव कक्षा में करवाए जाते हैं। बहुत गहरा विश्लेषण होता है वहां पर भी। और आप रात को 8 बजे लाइव जुड़ेंगे तो अनुभव करेंगे इस चीज को। ठीक है, रात को 8 बजे लाइव हर रोज कक्षा होती है। ठीक है, बेर के अर्थ हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 3 बार जो है वो खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, यानी कहाँ, तो वो सुंदर सुंदर आभूषण पहनती थी और अब उनके पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र नहीं है, ये बात हो रही है। ठीक है, यमक का समझ में आ गया होगा। बर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैंने, हरिणी के नैनान ले हरी नी के ए नैन। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए यमक अलंकार के भी 2 भेद हैं। एक तो कौन सा है, सैभंग यमक। ठीक है, एक तो कौन सा है, सैभंग यमक है। और दूसरा कौन सा है, अभंग यमक। दूसरा है अभंग यमक। यानी कि सैभंग, सै का मतलब, भंग का मतलब है सैभंग, जहां जो है जो शब्द हैं उनको तोड़ करके उनका अर्थ निकलता है, तो वहां क्या है, वो सभंग यमक है। और जहां शब्दों को तोड़े बिना अर्थ निकल रहा है, वहां कौन सा अलंकार है, वहां अभंग यमक अलंकार है। ठीक है, देखिए, बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने। देखिए यहां पर मैन का अर्थ क्या है, कामदेव। यहां मैन का अर्थ क्या है, कामदेव। और यहां मैंने, तो यहां कौन सा अलंकार है, यहां टूटे हुए, यहां पर भंग हो रहा है शब्दों का। ठीक है, तो यहां क्या है, यहां सभंग है, क्योंकि भंग सहित चीजें हमें मिल रही हैं, उसके माध्यम से हमें अर्थ को निकालना पड़ रहा है। हरिणी के नैनान ले हरिणी के ए नैन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, अर्थ जो है, देखिए हरिणी, हरिणी और यहां हरिणी। ठीक है, इस तरह से हमें चीजों को जोड़ करके देखना होगा। जब इस तरह से अर्थ निकल रहे हैं तो वहां कौन सा अलंकार है, वहां सभंग यमक अलंकार है। ठीक है, देखो यहां मैन का अर्थ क्या है, इसका कामदेव है। मैंने नहीं देखे। हरिणी, हरिणी मतलब जो हिरणी है। ठीक है, हिरण की बात हो रही है। हरि नी के ए नैन, हरि ए हरि, हरि मतलब हरि, यहां पर ईश्वर की बात हो रही है। ठीक है, देखिए यहां मैन का अर्थ कामदेव है, मैंने का अर्थ है मैंने नहीं। हरिणी का अर्थ है मृगी के, एवं हरि नीके का अर्थ है हे हरि। ठीक है, कि हे ईश्वर, मैंने जो, जैसे मैं नायिका की आंखें जो मृग के समान सुंदर हैं और जो कामदेव को भी क्या करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, मैंने ऐसी आंखें हे भगवान अपने जीवन में नहीं देखी हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात चल रही है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। 2 भेद हैं,
एक तो सभंग और एक कौन सा है, अभंग यमक होता है। ठीक है, देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मंदिर का अर्थ है अत्यंत ऊंचे महल, और यहाँ पर घोर मंदिर का भयानक ऊंचे पर्वत। ठीक है, यहाँ पर मंदिर जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों ही बार अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 बार ही शब्द प्रयुक्त हो, 3 बार भी हो सकते हैं और 4 बार भी हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हमें यही पढ़ाया जाता है कि यमक में एक ही शब्द जब 2 बार प्रयुक्त हो, दोनों बार अलग अर्थ निकले, तो वहां यमक अलंकार होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शब्द जो है वो 3 बार भी प्रयुक्त हो सकता है, 4 बार भी प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन यमक अलंकार की शर्त ये है कि उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकलने चाहिए। ठीक है, तो तभी हम वहां पर क्या कहेंगे कि यहाँ अब अर्थ अलंकार है, सॉरी यमक अलंकार है। और यमक अलंकार का आपको पता ही होगा कैसा अलंकार है, शब्दालंकार है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। और जो है, जो शब्द प्रयुक्त किया गया है उसके स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो चमत्कारिता जो है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यमक अलंकार। ठीक है, और यमक के 2 भेद हैं, जो जैसा मैंने आपको बताया है, अभंग यमक है और एक सभंग यमक है। उदाहरण सहित हम इसको समझ भी चुके हैं। देखिए, अभंग यमक क्या होता है, जब किसी पद में शब्द के खंड किए बिना ही उसकी आवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वहां कौन सा होता है, अभंग यमक होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ प्रथम 3 बेर का अर्थ है 3 बार, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 बेर, यानी 3 फल खाती है। ये समझ चुके हैं हम, बार बार समय जो है व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अभंग यमक का उदाहरण देखिए, तोपे बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। देखिए, मैंने अभी आपको जो बातें बताई थी बिल्कुल वही उदाहरण आपके सामने आ गया है। देखिए, यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी, ठीक है, 3 बार यहाँ पर प्रयुक्त हो गया है, और तीनों ही बार जो उर्वशी का प्रयोग किया गया है वो अलग अलग अर्थ वहन कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और कौन सा यमक अलंकार है, अभंग यमक अलंकार है। यहाँ उर्वशी के अर्थ है, देखिए, उर्वशी नाम की अप्सरा, और दूसरा क्या है, हृदय में बसी हुई, और मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। और यहाँ पर जो है उर्वशी समान मतलब हृदय पर धारण करने वाला आभूषण है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है, हृदय पर धारण करने वाला आभूषण। ठीक है, इस उर्वशी का क्या अर्थ है, हृदय पर धारण करने वाला आभूषण। ठीक है, यहाँ पर एक नायिका जो है वो अपनी सखी राधिका से कह रही है कि तो पर बारो उर्वशी, कि तेरे ऊपर तो अनेक जो उर्वशी नामक जो बहुत सुंदर अप्सराएं हैं वो भी वारी जा सकती हैं, मतलब बलिदान बलिहारी की जा सकती हैं। और सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, की तू तो मोहन के हृदय में इस प्रकार बसी हुई है जिस प्रकार कोई जो है वो अपने हृदय के ऊपर आभूषण को धारण कर लेता है, यानी जिस प्रकार जो है वो आभूषण छाती पर जो है वो धारण किया हुआ बहुत सुंदर लगता है, उसी प्रकार तेरी जोड़ी भी जो है वो श्री कृष्ण के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। अभंग जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले सारंग धयो, सारंग सारंग माए। ठीक है, या सारंग शब्द के अर्थ देखो कितनी बार सारंग आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार एक ही शब्द का प्रयुक्त हो रहा है, और हर बार जो है वो अलग अर्थ निकल रहे हैं। सारंग शब्द के अर्थ हैं घटा, सुंदरी, वर्षा, वस्त्र, घड़ा। ठीक है, इस तरह से सुंदर और सरोवर, इस तरह से जो है वो इसके अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, अभंग यमक देखिए, कबीरा सोई पीर है, जे जा नहीं पर पीर, जे पर पीर न जा नहीं, बे काफिर बे पीर, है ना।
तो यहाँ पर जो है बेपीर, ठीक है। पीर शब्द के अर्थ है साधु, सन्यासी तथा पीड़ा, ठीक है। ये वही बात है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द के अर्थ भी दो हैं, बादलों का समूह और घटना का अर्थ है कम होना। अभंग यमक, ये भी एक ही बात है। दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख सोई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। कि मुझे और भी दे ईश्वर, और भी दे, और भी दे, ऐसा क्यों कर रहा है? जो ईश्वर ने तुझे दे दिया है वो सहज भाव से स्वीकार कर ले। बिहारी का ये दोहा है, ठीक है। आगे देखिए, सभंग का उदाहरण देख लेते हैं। सभंग यमक कहाँ होता है? जब पूरे शब्द की आवृत्ति न होकर उस शब्द का कुछ अंश ही पुनः प्रयुक्त हो, अथवा जब शब्द को तोड़कर उसका अर्थ किया जाता है, तो वहां सभंग यमक होता है। देखिए, कौमुदिनी, कुमुदिनी, कुमोदिनी, मानस महा, मानस मोदिनी महा, ठीक है। तो यहाँ कुमोदिनी मान, यहाँ फिर क्या हो गया? मोदिनी, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पर अलग अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मोदिनी शब्दों में यमक सभंग अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्दों को तोड़कर भंग करके उनके अर्थ निकाले जाते हैं। पहला मोदिनी जो शब्द है, कुमोदिनी का सभंग अंश है, जबकि दूसरा मोदिनी शब्द पूर्णतः स्वतंत्र है। अर्थात कुमोदिनी का अर्थ है कुमुदनी का पुष्प, और मोदिनी का अर्थ है सुख देने वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे। मतलब जब तोड़ करके, नी बल के बल केवल राम है, ठीक है। यहाँ पर बल और यहाँ बल, यहाँ जो है वो टूट करके जो है अर्थ निकल रहे हैं। फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में, ठीक है। यहाँ तम, यहाँ तम, ठीक है। सिकता सिकता सम हो गई, सिकता सिकता सम हो गई। फूल रहे फूल कर फूल उपवन में, मचलते चलते ये जीव हैं दिवस में। यहाँ पर चलते चलते, वस वस, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर क्या है, रसिकता। ये देखिए रै अलग लिखा हुआ है इसमें, ये इसके साथ ही है, सिकता सिकता, यहाँ रसिकता है, रसिकता सिकता सम हो गई, ठीक है। तुम तम प्रियतम, इस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ हर जगह क्या है, सभंग यमक अलंकार है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आज हमने दो अलंकारों की बात की है, अनुप्रास और उसके भेद, ठीक है। और एक हमने समझा है यमक अलंकार और उसके भेद को समझा है। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही अलंकार जो है वो शब्दालंकार है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से इन अलंकारों की पहचान हो गई होगी। परीक्षा में यदि इन अलंकारों में से कोई भी प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ, ठीक है। और रात को 8 बजे लाइव कक्षा में हम मिलेंगे, जिसमें हम जो आपके पुराने एचटेट के प्रश्न पत्र हैं उनके ऊपर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को लाइव 8 बजे। और हर रोज जो ये 5 बजे काव्य शास्त्र की कक्षा होती है, इस कक्षा में भी आप लोग ज़रूर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी लगाया कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये कक्षा आपकी परीक्षा की दृष्टि से होती है। और केवल एचटेट ही नहीं, नेट या राज्य आरपीएससी या एचपीएससी किसी भी परीक्षा में काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि काव्य शास्त्र के प्रश्न आप ठीक कर जाते हैं तो अपने आप ही जो है वो बहुत से लोगों से आप आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आइए हर कक्षा के अंदर। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो हाइप का जो ऑप्शन होता है, उस हाइप के ऑप्शन को आप ज़रूर दबा दिया कीजिए, ताकि जो है वो वीडियो थोड़ी सी सर्चिंग लिस्ट में आ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को 8 बजे लाइव कक्षा में।